जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो का टॉपिक है छंद। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है वहाँ छंद से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है ना? तो इस वीडियो में छंद से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी थ्योरी होते हैं, सब कुछ करवाया जाएगा, है ना? तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए, है ना, लास्ट में, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक छंद। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लिखित रूप में भावों व विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के दो स्वरूप होते हैं। पहला होता है गद्य, जिसको इस तरह से भी लिखा जाता है। दूसरा होता है पद। गद्य छंदों से रहित रचना को गद्य कहते हैं। मतलब छंदों के बिना गद्य जो देखते हो ना, गद्य आता है एग्जाम में, तो उसमें छंद नहीं होता है, इसे गाया नहीं जा सकता है, मतलब गद्य को गाया नहीं जा सकता है। इसमें यति गति तुक नहीं होता है। अब यति गति तुक क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे अभी आगे। अब पद क्या होता है? छंदों से सहित रचना को पद कहते हैं। छंदों से सहित रचना मतलब जहाँ पे छंद होता है उसे पद या कविता कहते हैं। इसे गाया जा सकता है, पद को गाया जा सकता है, जैसे पोएम को गाते हो ना, इसे गाया जा सकता है। इसमें यति गति तुक होता है। तो आप यहाँ पे गद्य पद समझ गए क्या होता है। अब देखो, हिंदी का एक टॉपिक है विराम चिन्ह, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप तीन चीज़ों को ध्यान रखो। ये हो गया आपका पूर्ण विराम चिन्ह, ये हो गया आपका अर्ध विराम चिन्ह, और ये हो गया आपका अल्प अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ अभी आगे आपको मिलेगा। अब देखो, जहाँ छंद का प्रयोग होता है वहाँ गायन होता है और पद को गाया जा सकता है। ये अभी आपने सीख लिया है। दूसरा, ये डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद धातु से हुई है। ये भी डायरेक्ट पूछा जाएगा। छंद का शाब्दिक अर्थ है आच्छादन, यानी कि ढकना। प्राचीन काल के ग्रंथों में संस्कृत में कई प्रकार के छंद मिलते हैं जो वैदिक काल के जितने प्राचीन हैं। वेद के सूक्त भी छंदबद्ध हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र इस विषय का मूल ग्रंथ है। छंद पर सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये। अब बात करते हैं छंद की परिभाषा क्या है। देखो, यहाँ तीन परिभाषा है, तीनों एक ही है, अलग अलग तरीका है लिखने का। जहाँ किसी पंक्ति, वाक्य, रचना में यति गति तुक विराम का प्रयोग होने पर गायन उत्पन्न होता है तो वो गायन ही छंद कहलाता है। या दूसरे शब्दों में यति गति तुक विराम द्वारा गायन उत्पन्न करना ही छंद कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन, तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से आबंध। आबंध मतलब क्या होता है? बधा होना। क्या होता है? बधा होना। आबंध पंक्तियाँ छंद कहलाती हैं। जिस कविता में मात्राओं तथा वर्ण की निश्चित तथा नियमित संख्या, यति, गति, विराम का नियम होता है उसे छंद कहते हैं। ठीक है, अभी ए टू जेड समझाएंगे, एकदम एक एक बेसिक से समझाएंगे, है ना। तो अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो भागना मत, कि जब पूरा वीडियो देखोगे पूरा, तो छंद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं और ये नहीं लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट हम पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो, जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, मतलब व्याकरण लिखते समय हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही छंद के द्वारा पद्य का होता है। अब ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। छंद को वित्त या पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट, तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में आता है। पहला, छंद को वित्त या पिंगल के नाम से जानते हैं। प्रतिपादक पूछ देगा, प्रवर्तक, जनक, स्थापक, सब सारे के सारे ये चारों चीज़ कौन है? आचार्य पिंगल। इन्हीं की पुस्तक या ग्रंथ या काव्य या किताब क्या है? छंद शास्त्र या छंद सूत्र। अब हम लोग बात करते हैं छंद के तत्व, कि छंद के कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यति। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव या अल्प विराम। क्या होता है? ठहराव या अल्प विराम। छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को यति कहते हैं। देखो, ये भी यति गति हो सकता है, डायरेक्ट समझ में ना आए। अभी जब हम दोहा लेके समझाएंगे, है ना, प्रैक्टिकल होके समझाएंगे, तो आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पे अभी डेफिनेशन बता रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। ठीक है,
तो यति आप समझ लिए क्या होता है, मतलब रुकना, ठहराव, अल्प विराम। अब देखो गति, वर्ण के उतार चढ़ाव को गति कहते हैं। वर्ण के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। पद्य के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। जैसे एक गाना है, कोई भी गाना ले लो, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। अब देखो कैसे जिया कितना ऊपर नीचे हो रहा है, वर्ण का उतार चढ़ाव कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यही क्या है, यही गति है ना। अब तुक क्या होता है, समान मात्रा व वर्ण का समूह, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। और यहाँ पे देखो एक लाइन, पद प्राय तुकांत होते हैं। अब तुक क्या होता है, देखो जैसे आज ब्लू है पानी पानी, बन जा मेरी रानी, पानी रानी समान मात्रा समान वर्ण, है ना। जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोतीस मानुष चून, तो सून चून, देखो समान मात्रा समान वर्ण, यही होता है तुक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विराम की। विराम किसको कहते हैं, आराम। विराम मतलब आराम, जब सांस छोड़ दिया जाता है। जैसे अब कोई भी गाना गाओ, देखना जहाँ सांस रुक जाए, जहाँ तुमको तुम्हारी लगे तुम्हारी सांस छूट गई है, वही विराम हो गया। लय, जहाँ यति गति तुक विराम होगा, वहाँ लय अपने आप पैदा हो जाएगी। भाई तुम सही समय पे सही लाल सुर लय ताल में गा रहे हो, तो लय अपने आप पैदा आ जाएगी, लय ताल एक साथ आ जाती है, ठीक है। अब देखो जो छंद से इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चरण या पाद। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। इनमें प्रत्येक पंक्ति अर्थात छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या है, चरण और पाद है। ये क्या है, चरण और पाद है। ये क्या है, चरण पाद है। ये क्या है, चरण पाद है। ये क्या है, चरण पाद है। अब दल किसे कहते हैं, चारों चरणों, 1 2 3 4, चारों चरणों के समूह को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मात्रा की, है ना। देखो मात्रा, मात्रा के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, और मात्रा छंद में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेन खेल ही इसी का है। पहला आप समझो लघु, पेन चेंज कर दें क्योंकि रेड से ही लिखा है। देखो लघु, ठीक है, एक मात्रिक स्वर, हाथ स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, ये क्या है, री। री, ये होता है छोटा री, ठीक है, ये होता है बड़ा री। इससे ऋषि लिखते हैं, इससे लिखते हैं ऋचा, ठीक है। तो छोटा ई, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री, उसके बाद क्री, उसके बाद चंद्र बिंदु। ये मतलब एक, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 चीज़ जहाँ पे आए, ये 6 चीज़ जहाँ पर आए, वहाँ पे मात्रा लगेगी तुम्हारी लघु की। लघु की मात्रा ऐसे होती है, यहाँ पे टाइपिंग की वजह से ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, तो वो सब ध्यान मत देना। लघु की मात्रा ये ऐसे लिखते हैं, और गुरु की मात्रा जो होती है तुम्हारी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, है ना। ये तो समझने वाली बात है, लिखा जाता है मगर ऐसे, इसलिए बता दे रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की। 2 मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, ठीक है। जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए ओ अनुस्वार, ठीक है, और विसर्ग। ये जहाँ पर भी रहे वहाँ पे लगेगी गुरु की मात्रा। इस मात्रा को आपको ध्यान रखना है कि लघु की मात्रा कहाँ पे लगेगी और गुरु की मात्रा कहाँ पे लगेगी। अब एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, ये नोट। यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर आ जाए, आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर आ जाए, तो उसकी मात्रा क्या होगी, गुरु। जैसे तुम्हारा यहाँ पे लिखा है अन्न, ठीक। पहली बात ये जानो, आधे व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, इसको हटाओ। लेकिन आधे व्यंजन से पहले क्या आ गया है, स्वर। आधे व्यंजन से पहले क्या आया है, स्वर, तो इसकी मात्रा 2, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ना। ना की मात्रा 1 ही होती है, तो यहाँ पे 2 1 हो गया। इसी तरह हत्या, इसकी मात्रा तो सीधे सीधे 2 हो गई। इसकी मात्रा आधा था, आधा था से पहले क्या आ गया, हा। हा कैसे आता है, हा। हा कैसे लिखते हैं, हा बराबर आधा हा धन आ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आ गया, तो आ मतलब क्या हो गया तुम्हारा, और आधे व्यंजन से पहले आया है तो इसलिए 2 मात्रा। अगर यहाँ पे आधा व्यंजन नहीं होता
तो हा का सिर्फ एक मात्रा लगता। बात समझ रहे हो ना। और हाँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना तो भाई बाबू कमेंट में जो है लिख देना कि यहाँ ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो 100% रिप्लाई करेंगे हम। अब सोच रहे हो एक मात्रा दो मात्रा क्यों लगती है, तो भाई उच्चारण में कम समय लगता है, लघु के उच्चारण में कम समय लगता है। आ बोलो कम समय लगा, आ बोलो ज़्यादा समय लगा, इसलिए एक मात्रा दो मात्रा। ठीक है। अब ये चीज़ हो सकता है किसी किसी के दिमाग में आ जाए कि ये कैसे होता है। यहाँ पे देखो सिर्फ का से बताएं, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल का खा गा गा चा छा जा टा ठा कुछ भी रख देना, है ना। अब देखो का है, लास्ट में क्या आएगा, का धन आ आया, तो आ बराबर कितनी मात्रा हो जाएगी, एक मात्रा। उसी तरह बड़ा बराबर आ जाएगा, उसी में की बराबर ई हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको बताया जैसे मात्रा बताए हैं वैसे ही रखना है। ये तो बस इस तरह से समझाने के लिए था कि आप बस ये सोचे स्वर जहाँ आएगा वहीं पे मात्रा लगेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यंजन होता है ना, वो बिना स्वर के बन ही नहीं सकता है। तो बात यही है। तो यहाँ पे तो बस हम का एग्जाम्पल लेकर बताए हैं, बाकी आप आगे आगे हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो आप अच्छे से इसे समझ जाओगे। अब देखो गढ़ क्या होते हैं। गढ़ तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। सबसे पहले समझो वर्ण क्या होते हैं। जैसे सा मैं या, ये तीनों अलग अलग हैं, एक दो तीन, ये क्या है, तीनों अलग अलग हैं। सा मैं या, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। तीन वर्णों के समूह को इनको इनको एक साथ बांध दो, जैसे समय, तो ये क्या हो गए, एक समूह में आ गए। इनसे क्या कहते हैं, गढ़। अब गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। हमेशा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट पूछेगा गढ़ सूत्र क्या होता है। ये साल का गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सलगा होता है। गढ़ सूत्र क्या होता है, या माता राजभान सलगा। ठीक है। अब आपसे पूछे कोई कि यगड़ का स्वरूप बताओ, यगड़, यगड़ का, तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ से आपसे पूछे उसके आगे का दो ले लेना है। जहाँ से आपसे पूछे उसके आगे का दो ले लेना है। तो क्या हो जाएगा यगड़ का, या माता, मतलब या मतलब आ एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। इसी तरह मगड़ का मान लो तुमसे कोई पूछे, मगड़, तो माँ तो हमारा वाला है, इसके आगे का दो लेना है बताए हैं, तो माँ ता रा, मतलब इसका दो मात्रा, इसका दो मात्रा, इसका दो मात्रा। इस तरह से आपको आगे निकाल लेना है। कुछ भी पूछे, यगड़ मगड़ तगड़ नगड़ झगड़ कुछ भी पूछे, जो रहे उसके आगे का दो ले लेना है, और जिस हिसाब से मात्रा हम बताएं उस हिसाब से मात्रा लगा देना है बस। और कोई खेला नहीं है इसमें। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे लिख के बताया गया है। जैसे यगड़ का हम बताए थे अभी, एक दो दो। ठीक है। मगड़ का बताए हैं, दो दो दो। ठीक है। अब जैसे आपसे कोई मान लो पूछ लिया नहाना, नहाना में कौन सा गढ़ है, अब कैसे बताओगे, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा। अभी ये एक दो दो, ये एक दो दो किस में होता है, एक दो दो किस में होता है। तो आपको अगर पता होगा, निकालना आता होगा, तो आप जान जाओगे ये अगर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो समझ जाओगे ना, बता दोगे ना बस, किस तरह से मात्रा लगाना। अब इस तरह से आप इसमें बाकी चीज़ें ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो जो बताएं वही चीज़ यहाँ लिखा है। अंतिम दो वर्ड जो होते हैं सलगा, तो ला से और गा से लघु और गुरु हो गए। ठीक है। जिन गणों की मात्रा का स्वरूप जानना हो उनके आगे के दो अक्षरों को इस सूत्र से ले लें। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के आपको बताया गया है। अब एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लघु होगा। मगड़ में तीनों गुरु होते हैं और नगड़ में तीनों लघु होते हैं। इस चीज़ को एक बार देख लो, मगड़ और नगड़। देखो नगड़ में तीनों क्या हुए, लघु, और मगड़ में क्या हो गए, तीनों गुरु। ठीक है। ये भी। अब देखो जितना चीज़ हम समझाए थे, यति गति विराम क्या होता है, अब इसको एक एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। पहला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानुष चून। सबसे पहले मात्रा लगाना। देखो इसका कलर पहले हम चेंज कर लें, ब्लू। देखो रा हो गया, रा की एक मात्रा,
ही, माँ की एक मात्रा, ना की, क्योंकि छोटा ई है इसलिए एक मात्रा है। फिर पानी बड़ा दो मात्रा, दो मात्रा। फिर राखी में देखो एक मात्रा, दो मात्रा। फिर ये छोटा ई है, फिर ए है इसलिए दो मात्रा। फिर एक छोटा छोटा हो गया, फिर बड़ा बड़ा हो गया, फिर छोटा छोटा हो गया, फिर बड़ा छोटा हो गया। किस तरह से मात्रा लग रही है? पानी बता गया, गए एक हो गया, ना उबरे दो, मोतीस मानुष चून। अब देखो चून है, देखो ऊपर देखो सून और चून। यहाँ पे देखो क्या मात्रा लगी है, यहाँ पे देखो क्या मात्रा लगी है। यहाँ पे ये सून क्यों लगा है? क्योंकि ये बड़ा ऊ है। यहाँ पे भी बड़ा ऊ की मात्रा है, इसलिए जहाँ बड़ा ऊ की मात्रा वहाँ दो मात्रा, जहाँ बड़ा ऊ की मात्रा वहाँ दो मात्रा, जहाँ ना लिखा है वहाँ पे एक मात्रा, जहाँ ना लिखा है वहाँ एक मात्रा। ठीक है, इस चीज़ को हम एक बार दोहरा दिए हैं, है ना। पहले मात्रा लगाना आप सीख गए। अब अल्प अल्प विराम को यति कहते हैं। देखना ध्यान से, यह राखी के बाद जो अल्प विराम लगा है यहाँ, ये देखो अल्प विराम, उबरे के बाद लगा है अल्प विराम। ठीक है, इसे गति बोलते हैं। इसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है और वर्णों का उतार चढ़ाव होता है। अब खुद रख के बोलो, राखिए। देखो वर्ड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बोलने में भी ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे हो रहा है। इसी तरह उबरे, ठीक है, उबरे। अब देखो सून तुक क्या होता है? सून चून बता दिए, ये सून है, ये चून है, ये तुकबंदी हो गया यहाँ पे। समान मात्रा समान वर्ड, विराम विराम चिन्ह बता ही दिए हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ देगा इसमें कितने चरण है। आपको हमने बताया अभी कि 3 वर्डों के समूह को गढ़ बोलते हैं। अरे गढ़ नहीं पूछा है, चरण पूछा है कि इसमें 4 चरण है। 4 चरण है, देखो एक रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानो चून। 4 चरण हो गए। ठीक है, अब गढ़ पूछा है। अब इसमें गढ़ देखो, 3 वर्डों के समूह को गढ़ बोलते हैं। पहला हो गया ये, एक मिनट फिर से हटा दे, ये हो गया राखिए, एक गढ़, उबरे दो गढ़, और एक हो गया मानुष, ये 3 गढ़ हो गए। इसके अलावा देखो कोई और 3 शब्दों से मिलके बना है, वर्डों से मिलके बना है? नहीं बना है इसमें। ठीक है, तो 3 वर्ड हो गए। ये अपना हो गया 3। इसमें कितने गढ़ हैं? 3 गढ़ हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि राखिए में कौन सा गढ़ है, तो सबसे पहले ऐसे लिखना, राखिए। अब देखो मात्रा कैसे देखना, रा, इसका सबसे पहले लगाओ 2 मात्रा, यहाँ पे छोटी है इसलिए 1 मात्रा, फिर ये है यहाँ पे 2 मात्रा। अब 2 1 2, ये क्या होता है? रगड़। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे का निकाल लो, ऊ उबरे। ठीक है, इसकी मात्रा 2 हो जाती है, इसकी मात्रा 1 हो जाती है, इसकी मात्रा 2 हो जाती है। ये क्या हो गया? रगड़ हो गया। आपको समझाए हैं कैसे ये निकलेगा ये। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब देखो यहीं पे एक चीज़ और समझ लो, हालांकि ये तो आगे का चीज़ है लेकिन फिर भी समझ लो। ये देखो इसी इसी का है ये तुम्हारा, इसलिए यहीं पे समझा दे रहे कि ये जो दोहा लिखा है ना, इसमें देखो पहले में कितना मात्रा है? 13 मात्रा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ 1 मिनट साला, यहाँ तक में तुम्हारा, यहाँ तक में तुम्हारा 13 मात्रा है। ठीक है, जब यहाँ तक में 13 मात्रा है तो क्या हो गया? ये दोहा छंद हो गया। अभी दोहा छंद आगे बताएंगे लेकिन यहाँ पे समझ लो। ठीक है, ये दोहा छंद क्या होता है? ये मात्रिक छंद होता है। ठीक है, मात्रिक नहीं होता है, ये अर्ध सममात्रिक होता है। गलत लिखा गया, नीचे लिखा है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये छंद के भेद, छंद 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो हिंदी में एक चीज़ याद रखना कि हमेशा मैक्स लेते हैं। मान लो कहीं पे लिखा रहे, जैसे मान लो वाक्य या अर्थ के आधार पे जो भी मान लो पूछ दिया कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भी होता है, 2 भी होता है, तो आपको हमेशा 8 पे मारना है। यदि 8 दिया ही नहीं है तब आपको 2 पे मारना है। तो हिंदी में एक नियम याद रखना, हमेशा मैक्सिमम डिजिट लेके चलते हैं, बाकी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि ये अलग सी चीज़ है, ये अलग हम बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझ लो।
अब छंद के 3 भेद होते हैं, पहला होता है वणिक, दूसरा होता है मात्रिक, तीसरा होता है स्वच्छंद, केचुआ, रबड़, मुक्त। इसको 4-5 नाम है, 4 नाम है इसके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रिक छंद को। मात्रिक छंद, जहाँ लघु गुरु की मात्रा के आधार पर छंद की पहचान की जाती है। किसके आधार पे? मात्रा के आधार पर छंद की पहचान की जाती है, वो मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद का प्रयोग हिंदी की कविता, पद्य, गाने, भजन, कीर्तन में अधिकांशतः किया जाता है। अब मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, जहाँ चारों चरणों में समान मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहाँ किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा होती है, प्रथम और तृतीय चरणों में और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में। अब इस प्रथम और तृतीय को क्या कहते हैं? विषम भी कहते हैं। द्वितीय और चतुर्थ को क्या कहते हैं? समचरण भी बोलते हैं, समचरण, विषम चरण, ठीक है। अर्ध सममात्रिक के उदाहरण दोहा, रोहा, बरवे, सोरठा, ठीक है। सममात्रिक के उदाहरण चौपाई। विषम मात्रिक छंद, जहाँ चारों चरण में अलग अलग मात्रा होती है, इसे विषम मात्रिक छंद बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण है उल्लाला छप्पै, उल्लाला छंद, छप्पै छंद। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा होता है वणिक छंद। देखो, जहाँ छंद की पहचान वर्ण अक्षर के आधार पे की जाती है, वर्ण अक्षर के आधार पे की जाती है, उन्हें वणिक छंद कहते हैं। हिंदी में वणिक छंद में मुख्य रूप से 2 छंदों का प्रयोग होता है। पहला है सवैया छंद, इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। दूसरा है कवित्त, धनाक्षरी या मनहरण, तीनों इसी का नाम है। इसमें 31 वर्ण अर्थात अक्षर होते हैं। देखो, ये जो होता है ना वणिक छंद, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। मान लो 500 बार पेपर आया तो एक बार ये पूछ लेता है। अब देखो, मेन होता है इसका संस्कृत में। संस्कृत में वणिक छंद काफ़ी सारे हैं, इंपॉर्टेंट, बस आप नाम इसका देख लो। अपना ये इंद्रवज्जा हो गया, उपेन्द्रवज्जा हो गया, मनकांता हो गया, आर्या हो गया, गायत्री छंद हो गया, इसमें 24 अक्षर वर्ण वाले छंद कहते हैं। शलदोर विकृत छंद हो गया। एक ये चीज़ ध्यान रखना बस, इसमें हरि कीर्ति का छंद, ये अपवाद होता है। इसका प्रयोग मात्रिक छंद, वणिक छंद दोनों में करते हैं, और ये आगे अभी डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। अब लास्ट जो होता है तीसरा छंद के भेद में, मुक्तक छंद। देखो, इस छंद के चरणों में वर्ण एवं मात्रा में किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल लय का विधान होता है। जैसे निराला और अज्ञेय आदि की आधुनिक कवियों की कविताएं। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, निराला की कविता जूही की कली, ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्तक छंद का उदाहरण है। अब देखो भाई, महत्वपूर्ण छंद, क्योंकि छंदों की संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन हम वहाँ यहाँ पे देखो, छंद पे पीएचडी तो करना नहीं है, यहाँ पे तो नौकरी पाना है, बात समझ रहे हो। तो सारे छंद नहीं, लेकिन हाँ, जितने इम्पोर्टेंट छंद हैं जो 99% पूछे जाते हैं, उन सारे छंदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है दोहा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहला जैसे चरण बताया ना, एक यहाँ, एक 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 एक, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में। दूसरा और चौथा चरण, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसको कहते हैं समचरण, इसको कहते हैं विषम चरण। तो गिनती से भी समझ जाओगे, 1 3 विषम, 2 जो होता है सम। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। ये सोठे का उल्टा होता है, और ये क्या होता है? अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मतलब आधा सम मात्रिक छंद है, आधा आधा समान है, आधा आधा इधर का समान है, आधा आधा इधर का समान है, इसलिए अर्धसम मात्रिक छंद है। अब उदाहरण से इसका देख लो, इसका उदाहरण अच्छे से बता रहे हैं आपको, ये रहा। देखो, कारस धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सिंचो नीर। सबसे पहले मात्रा लगाओ। मात्रा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, आप समझ देख लो। जैसे यहाँ पे 2 भाई, यहाँ पे 2 मात्रा लगेगा, रा का 1, जा का 1 मात्रा, फिर इसका 2 मात्रा, इसका 2 मात्रा। मात्रा लगाना हम सिखा दिए हैं। एक चीज़ याद ध्यान रखना, हमेशा यति से पहले गति होता है। यति से पहले, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है तुम्हारा यति, यहाँ पे
यति। तो यति से पहले हमेशा गति होता है। अब देखो हो तू है, यहाँ पे वर्णों का उतार चढ़ाव कितना ज़्यादा हो रहा है। फले, यति से पहले गति, ये पहले है, हो तू है पहले है। अब इसमें पूछ लेगा कोई कितने गढ़ हैं। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, जैसे कारज हो गया, समय हो गया, अधीर हो गया, केतक हो गया। ये सब क्या है? गढ़ है, क्योंकि 3 वर्णों का समूह है। अब मान लो पूछ लिया भाई कारज में कौन सा गढ़ है, इसका मात्रा पहले लगाओ 2 1 1। अब 2 1 1 मात्रा किसका होता है? ये मात्रा किसका होता है? तो भगड़ का होता है। मात्रा निकालना समझा ही दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग सोठा की। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं। देखो उल्टा हो गया, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 थी, लेकिन इसमें पहले और तीसरे में 11 11 है, और दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है। ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब इसका भी आधा आधा बराबर है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल, इस पे मात्रा आप लगाना। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो, देखो विद्या का कठिन था इसलिए हम बता दिए। सबसे पहले ध्या मतलब समझते हो कैसे बनता है? ध्या बनता है आधा द प्लस आधा य धन आ, ये होता है इसका संधि विच्छेद। अब मात्रा कैसे लगी है बाबू? देखो भी, इसको इस तरह से भी विद्या लिख सकते हैं, और विद्या ये भी लिख सकते हैं विद्या, ठीक है। अब देखो ये या तो सीधा सीधा 2 हो गया, मतलब 2 मात्रा। आधा दा, अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि आधा दा से पहले अगर स्वर हो, आधा दा से पहले अगर स्वर हो, 5 बार बोलो, आधा दा से पहले अगर स्वर हो तो क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। यहाँ आधा, अब पूछोगे वी, भाई ई हो गया ना, ई क्या है? ई स्वर है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 2 मात्रा हो गई। इसी तरह उद्यम का देख लो, उ द य म। अब इन दोनों का तो खुला हिसाब है, एक एक मात्रा, खुला हिसाब। अब ये आधा दाव से पहले क्या आ गया? ऊ क्या होता है? स्वर होता है। ऊ क्या होता है? स्वर होता है। तो इसका गुरु हो जाएगा। तो 2 1 1 उद्यम हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो बता दे रहे हैं, जैसे इसको उद्यम, तो नीचे वाला जो होता है ना, ये हमेशा पूरा होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, और ऊपर वाला हमेशा जो होता है ये आधा होता है। इस चीज़ को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला आधा, समझ गए ना बाबू? नीचे वाला पूरा और ऊपर वाला आधा। अगला छंद देखते हैं, बरवे। बरवे क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे में कितनी होती है? 12 12 मात्राएं। दूसरे और चौथे में होती है 7 7 मात्राएं। इसका एग्जाम्पल ये है। इसमें मात्रा लगाना, गढ़ खोजना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। देखो जितने भी मिनट का ये वीडियो बनेगा, ये वीडियो प्लस 1 घंटा, छंद कंप्लीट। 50 घंटा छंद में थोड़ी पढ़ना है, नौकरी पाना है, निकल लेना है इधर से। अब बात करते हैं उल्लाला की। ये भी अर्धसम्मातिक छंद है। इसके विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार ये 28 मात्राओं का छंद है। ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। विषम चरण मतलब समझ गया ना, 1 और 3 में। सम चरण मतलब समझ गया ना, 2 और 4 में। अब यहाँ से बात होती है चौपाई की। देखो ये सममात्रिक छंद है, मतलब सारी मात्राएं बराबर। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। यह एक इसका एग्जाम्पल। इसके बाद रोला आ गया। ये भी सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। यह एक इसका एग्जाम्पल। फिर गीतिका आ गया। ये भी सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 26। ये इसका एग्जाम्पल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर के सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसके बाद हरि गीतिका, ये अपवाद होता है, केमिस्ट्री है ये, अपवाद। ये भी सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। ये एक इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे आप जो है मात्राओं को सेट करिएगा। अब देखो ये नोट, अब तक जितना छंद हम लोग पढ़े हैं ना, ये उसका खाका जोखा है। खाका जोखा मतलब
पूरा वो है डिटेल। सोठा, अब ये अर्धसम मात्रिक छंद है, ध्यान रखना, अर्धसम मात्रिक छंद, सोठा, बरवे, दोहा और उल्लाला। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको मान लो कुछ दे दिया पैराग्राफ, दोहा दे दिया, आप गिने, यहाँ पे प्रथम चरण में 11 मात्राएं आ गई। अब आपको बाकी तीनों गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कह देना ये दोहा है, ये सोठा है, ये क्या है, सोठा है। इसी तरह आपको एग्जाम्पल कोई दोहा दिया, पूछा इसमें कौन सा छंद है, यहाँ पे गिने आ गया 12, यहाँ पे क्या आ गया 12, तो सीधे कह देना बरवे है ये, ठीक है। इसी तरह पहले चरण में 13 आ गया, विषम चरण में। इसी तरह 15 आ गया, विषम मतलब 1 3, ये सम 2 4 4 5 बार बता चुके हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अब कैसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सममात्रिक छंद में चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, गीतिका 26, हरिगीतिका प्रत्येक चरण में 28 मात्रा। इसके अलावा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कौन सा सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। 4 एग्जाम्पल दे देगा, चौपाई, बाकी सोठा, दोहा, उल्लाला। तो आप किस पे मारोगे, चौपाई पे, क्योंकि ये सममात्रिक छंद है। इसी तरह सम की जगह यहाँ पे अर्ध सममात्रिक दे देगा, और यहाँ पे ये सब ऑप्शन हटा देगा, रोला, गीतिका, हरिगीतिका डाल देगा और उल्लाला डाल देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उल्लाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस तरह से आपको यहाँ ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना और याद करने की कोशिश करना। अब देखो सममात्रिक छंद का जो है ना, इसका जैसे मान लो एक शॉर्टकट है, चोर, गीतिका, चा से चौपाई, रा से अपना कितना हो जाएगा, रोला, और गीतिका, हरिगीतिका, ये एक में आ गया। उसी तरह ये होता है सो, इसका ट्रिक क्या था, सोबरे, चलो ट्रिक को छोड़ो, है याद नहीं आ रहा है। मतलब ये कठिन है, सोने, उठला, उठला करके ऐसे था, तो अर्ध सममात्रिक हो जाएगा। बाकी मात्रा तो याद, या मात्रा ये तीनों याद रख जाना, सोठा, बरवे और दोहा में 11 12 13 और उल्लाला में 15। उसके बाद चौपाई को इस तरह याद करते हो, 4 गुणे 4 बराबर 16, चौपाई जैसा कुछ लग रहा है, फील आ रहा है। फिर रोला, गीतिकारी, गीतिका का 24 26 28, इस तरह से कुछ बना के अपना इसको याद किया जा सकता है ना। अब देखो बात करते हैं संयुक्त छंद की, ठीक है। ये विषम मात्रिक, इसे विषम मात्रिक छंद भी बोलते हैं, है ना। इसका एक और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण या पाद होते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है कुंडलिया छंद। यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की तथा अंतिम 4 पंक्ति रोला छंद की होती है। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 24 मात्राएं होती हैं। और एक ये अच्छा क्वेश्चन है, कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से उसका अंत भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बने। कुंडलिया पूछेगा किस किस छंद से मिलकर बनता है, तो आपको क्या लगाना है, दोहा और रोला से। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, ठीक है। मात्राएं कितनी होती हैं, 24 होती हैं। किस छंद का प्रारंभ और अंत किसी एक शब्द से होता है, कुंडलिया से होता है। एग्जाम्पल देख लो इसका, ये देखो दौलत से स्टार्ट हुआ, दौलत पे आके ख़त्म हो गया। बाकी एग्जाम्पल है, मात्रा वगैरह अपना सेट करते रहना। और एक छप्पा है, और कुंडलिया में एक चीज़ और देखो, ये रोला और लाला से मिलके बनता है, ये रोला और दोहा से मिलके बनता है। मतलब रोला जो है कॉमन है, एक में दोहा एक्स्ट्रा आ गया, एक में उल्लाला एक्स्ट्रा आ गया। छप्पे में ये भी विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। ये रोला और उल्लाला से मिलके बना होता है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इसका हो गया एग्जाम्पल आपका, ये अपना एग्जाम्पल है ना। देखो अब तक हमें नहीं लगता कि छंद का कोई भी चीज़ बचा होगा। अब बुक उठाना,
इस वीडियो को देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, उसके बाद कोई किसी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। 100% क्लियर है, 1 घंटे के अंदर छंद ख़त्म है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हिंदी का पूरा ख़त्म कर दूंगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लो। किस छंद कोई छंद किस में विभक्त रहता है, चरणों में, यति में? तो अभी आपको पता है दोनों में। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्तक छंद। अवधि का निजी छंद है बरवे। ये देखो, ये क्वेश्चन अचानक से पूछा था, आ गया था, इसलिए इसको भी याद कर लेना। अब देखो, यहाँ तक अगर देखे हो तो वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक करना, है ना, और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।